नमस्कार। मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, स्टडी विथ आयुष। और हम पेपर वन की जो यूजीसी पेपर वन के सभी यूनिट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 यूनिट को समाप्त किया है। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, और ये 5वां यूनिट है। तीसरी क्लास है शायद। पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं दिया है, इसका वजह ये था कि मेरा एक एग्जाम था जिसमें मैं लगा हुआ था। तो अब जो है, एग्जाम से पहले मेरा टारगेट है कि हम सब इसको पूरा कंप्लीट करें और एक अच्छा स्कोर लेके आए, जो कि मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि मैं 40+ टारगेट करके चल रहा हूँ कि 40+, तो उसके आसपास प्रश्न सही हो। दूसरा बात ये है कि ये सारा कंटेंट हिंदी में इसलिए है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिसमें कि उनको एक बेहतर कंटेंट मिले। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो सारा पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल भी दिया है। पिछले 4 यूनिट्स की पीडीएफ आपको हिंदी में मिल जाएंगे। 5वां यूनिट जैसे ही समाप्त होता है, इसको भी उस पर डाल देंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो भी मोटिवेशन मिलता है, तो फिर उसको पढ़ाने में ठीक लगता है। और लाइक किया जाए। कुछ अगर आपको लगता है सजेशन तो कमेंट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ और आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी कल हमने पिछली क्लास में हमने अम्ल वर्षा के बारे में देखा था। तो आज भी हम जो है वो पीएम जो है, PM1, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। इसे सवाल आते रहे हैं और इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। बाकी ये सारा कंटेंट आपको बहुत क्रिस्प मिलेगा, बहुत छोटा सा मिलेगा। कहीं बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे गए हैं, नहीं कहीं बड़े बड़े चीजें लिखी गई हैं जिसको आपको समझने में, याद करने में दिक्कत हो। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। और आप पिछले क्लास को अगर आप देखेंगे और क्यू लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हम अधिकतर सवाल हम कर ले जा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इसको शुरू किए हैं, और अ, आपका सहयोग रहा तो इसको हम मंजिल तक भी ले जाएंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आयुष है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, CUPV बठिंडा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से, सोशोलॉजी में। और इसी माध्यम से आता हूँ तो एक सिंपैथी है मेरे मुझे मेरे अंदर इन सारे माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो इसके लिए मैं सारा मेहनत करता हूँ। बाकी आपको सपोर्ट करना चाहिए मुझे, सब्सक्राइब के रूप में, शेयर के रूप में, लाइक के रूप में, जो भी आपको लगे। चलिए शुरू करते हैं। आप पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो हवा में मौजूद जो छोटे कण होते हैं, ठीक है, और तरल बिंदु का मिश्रण होता है। और सवाल यही पूछ देगा कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो क्या है ना। तो ऑप्शन में दे देगा कि छोटे कण हो सकते हैं, तरल बिंदु हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन दे देता है कि दोनों, छोटे कण भी और तरल बिंदु भी, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे छोटे कण लगा के लोग चले जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अत्यंत छोटे कण, ये आपको, एवं सरल बिंदु का मिश्रण होता है ना। अत्यंत छोटे कण और सरल बिंदु का मिश्रण होता है कौन? पार्टिकुलेट मैटर। इसका आकार जितना छोटा होता है, ये उतने अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये फेफड़े और रक्त तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई खतरनाक कौन होगा? PM1, PM5, PM10, PM2.5, क्या खतरनाक होगा? तो ध्यान रखना है कि जितनी छोटा होगा उतना ज्यादा खतरनाक होगा, है ना। ये भी सवाल पूछ सकता है। तो बस अपने को ना वो सारा एकदम की पॉइंट ध्यान में रखना है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। पैराग्राफ की कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको समझना है, और जिससे भी अपना सवाल आसान हो जाए, अपना एग्जाम आसान हो जाए। पहला तुमको ये याद रखना है कि छोटे कण ठोस कण होते हैं और तरल बिंदु का मिश्रण होता है। दोनों चीजें, छोटे ठोस कण भी है और तरल बिंदु का मिश्रण भी है कौन? पार्टिकुलेट मैटर, PM, है ना। दूसरा याद रखना है कि जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना अधिक खतरनाक होगा, क्योंकि ये फेफड़े और रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त में तो बहुत छोटा कण ही जाएगा ना, बड़ा कण तो जाएगा नहीं, और फेफड़े में पहुंचेगा तो और नुकसान करेगा। अब देखिए, इसके कई प्रकार हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। PM1 है ना, इसका व्यास जो है 1 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है।
ठीक है। अब 1 है तो आप यहाँ सीधा उसको कर लेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, जोड़ के देख लेंगे कि PM01 है तो इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर या उससे कम जिसकी व्यास होगा वो जो होगा PM1 कहलाएगा। यह अत्यंत सूक्ष्म और सबसे अधिक खतरनाक कण होता है। ठीक है। सबसे खतरनाक कौन होता है? PM1। ये सीधे रक्त प्रवाह तक पहुंच सकता है। ठीक है। अब इसका स्रोत क्या है? वाहन, धुआं, औद्योगिक दहन, डीजल ईंधन। ठीक है। प्रभाव क्या है इसका? हृदय और फेफड़े की गंभीर बीमारियां। समझ गए आप? चलिए अगला चलते हैं। PM2.5, व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। मतलब 2.5 का मतलब ही हुआ कि व्यास 2.5 है ना। इसे फाइन पार्टिकल्स कहा जाता है। फाइन पार्टिकल्स किसे कहा जाता है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइन पार्टिकल्स जो है 2.5 को कहा जाता है। इसका स्रोत क्या है? कोयला जलना, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि और जंगल की आग। ठीक है। प्रभाव देख लेते हैं। फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंचते हैं। अस्थमा, है ना, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग का कारण भी ये होता है। अब आते हैं तीसरा, PM10, है ना। व्यास जो है 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इन्हें सांस के अंदर जाने वाले कण कहा जाता है। सड़क की धूल, मतलब अब देखिए जैसे कि पहला जो क्या था, पहला था PM1, तो वो सबसे छोटा था और सबसे खतरनाक था, है ना। दूसरा PM2.5, उसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम था, वो खतरनाक था। PM10 जो है ये, इसका व्यास जो है 10 माइक्रोमीटर या उससे कम, है ना। ये सांस के अंदर चला जाने वाला कण होता है। इसमें सड़क की धूल जो आम, जैसे हम लोग आम देखते हैं, रोड पे चलते हैं तो धूल वगैरह दिखता है, निर्माण कार्य जहाँ हो रहा होता है वहां पे दिखता है, खनन गतिविधि जहाँ हो रहा है वहां पे आपको ना, मतलब एक जब धूल वगैरह चलती है तो आपको लगता है कि नाक में चला गया कुछ, तो वो उसको अगर जो है अगर हम रखें तो ये PM10 के कैटेगरी में वो आएगा, है ना। तो निर्माण कार्य, सड़क की धूल, खनन गतिविधि इत्यादि। इसका प्रभाव क्या होता है? श्वसन तंत्र में जलन, खांसी एवं सांस लेने में कठिनाई। PM10 और PM2.5। अब चौथा जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच हो, उसे मोटे कण कहा जाता है ना। तो इसका स्रोत क्या है? धूल, अ, परागकण, कृषि गतिविधि। प्रभाव क्या है? आंख और नाक में जलन। कभी कभी आप आपकी आंख में कुछ चला जाए तो जलने लगता है, उसको आप वो मतलब लाल टाइप से हो आता है, एलर्जी संबंधी समस्या है, तो ये सब किससे होता है? इसी से होता है। अब देखिए जो पांचवा क्या है? टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट्स, TSP। तो इससे सवाल तो नहीं आया है लेकिन थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सा भी मतलब बाहर से ही पूछे तो अपने अपने को पता होना चाहिए। तो ये क्या है? हवा में मौजूद सभी निलंबित कण, जिसमें सामान्यतः 100 माइक्रोमीटर तक के कण शामिल हो सकते हैं। इनकी कोई निश्चित आकार सीमा नहीं होती है ना। ठीक है। स्रोत क्या है? औद्योगिक धूल, निर्माण कार्य, प्राकृतिक धूल। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें से? आपको ये बस याद रखना है कि पार्टिकुलेट जो मैटर है उसमें क्या है, ये जो बनते हैं कैसे बनते हैं? छोट कण से और तरल बूंदों के मिश्रण होता है। ठीक है। इसका आकार जितना छोटा होगा वो उतना अधिक खतरनाक होगा। इसमें दो तीन चीज याद रखना है। PM1 मतलब व्यास 1 माइक्रोमीटर से कम, या अत्यधिक सूक्ष्म और सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक कौन होता है? PM1। ठीक है। बाकी इसका प्रभाव फेफड़ा और ये ठीक है। अब दूसरा क्या है? PM2.5, इसको फाइन पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फाइन पार्टिकल्स किसको कहा जाता है? 2.5 को, PM 2.5 को। इसका माइक व्यास जो है 2.5 से या उससे कम होगा। ठीक है। तीसरा क्या है? PM10, व्यास जो है 10 माइक्रोमीटर या उससे कम। ठीक है। बस आपको बस यही दो तीन चीज याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। बस आप टेबल, इस टेबल को याद रख लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। PM1, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये जो है ये जीरो नहीं होगा। ठीक है। PM1 1 माइक्रोमीटर या उससे कम, अल्ट्रा फाइन कण, है ना।
अल्ट्रा फाइन कण इसको कहा जाता है। रक्त प्रवाह तक पहुंच सकती है 2.5, ठीक है, ये सामने पढ़ चुका है। फाइन पार्टिकल्स फेफड़े में गहराई तक प्रवेश 10 माइक्रो 10 जो है माइक्रोमीटर या उससे कम हो। श्वसन तंत्र, सांस संबंधी समस्याएं आपने ये सब देख चुके हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एयर पॉल्यूशन के रूप में देख लेते हैं कि दो भाग है एयर पॉल्यूशन का। पहला कौन है, पार्टिकुलेट मैटर्स, और दूसरा क्या है, गैस। अब देखें, जैसे देखें अल्ट्रा फाइन पीएम किसको कहा जाता है, जो वन जो माइक्रोमीटर है उससे जिसका कम व्यास होता है उसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फाइन मैटर्स। फाइन मैटर्स 2.5 और उसके ऊपर 10 वाला जो है ये है। तो ये सब वायु प्रदूषण में भी आता है। गैस में क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये सब जो है ये गैस के रूप में आता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ग्राउंड लेवल जो ओजोन होता है वो भी प्रदूषण में आता है, ठीक है। ओजोन दो दो मतलब जो वायुमंडल का दो सतह है, पहला सतह क्या है, क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल। तो जो क्षोभ मंडल में ओजोन होता है वो वायु प्रदूषण पे काम करता है। जो समताप मंडल में ओजोन होता है वो जो है वो ओजोन ये परावैंगनिक किरणों को रोकता है। ये सवाल कई बार पूछ दिया गया है कि ओजोन अगर क्षोभ मंडल में हो तो नुकसान करता है, समताप मंडल में हो तो परावैंगनिक किरण को रोकता है ना। जैसे कि कैंसर वगैरह की जो त्वचा कैंसर वगैरह की जो वो है मरीज है वो नए पड़े। लेकिन अभी जो अब जो एक रिपोर्ट भी आई है और अपन पढ़ेंगे भी आगे कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है। छेद होने का वजह क्या है कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एसी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, हमारे बॉडी एक्सप्रेस से निकलता है, वो जो है ओजोन परत को छेद कर रहा है, जिससे कि पराबैंगनी किरण सीधा हमारे पास आ रही है और कई तरह की त्वचा संबंधी रोग और बीमारियां पैदा कर रही है। तो हमने देख लिया कि एयर पॉल्यूशन दो तरीके से है। एक तो हमारा अल्ट्रा फाइन पीएम ये पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, फाइन मैटर्स हैं, और दूसरा गैस है, ठीक है। अब आइए आते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। इस पे ज़्यादा सवाल नहीं बनता है, तो ज़्यादा इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। बस आपको थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं बाकी पीडीएफ डाल दूंगा तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सवाल ज़्यादा बनता नहीं है, तो जैसा सवाल बनेगा नहीं तो अपन उसको पढ़ेंगे भी नहीं। विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, 40 के आसपास सवाल लेके आना। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे रसायन हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला या उद्योगों में बनाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यह मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन क्लोरीन जैसे अन्य तत्व भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एसओसी का विशेषता क्या है, ये आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है, मानव निर्मित द्वारा मानव इसका निर्माण करता है। प्राकृतिक रूप से सामान्य नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। निर्माण ही होगा तो प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाएगा। कृषि और उद्योग एवं उपभोक्ता उत्पादन में व्यापक उपयोग करता है। कुछ एसओसी पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। कई एसओसी जैव संचय एवं जैव आवर्धन करते रहते हैं, ठीक है। अब इसको आगे आते हैं कि इसका प्रमुख स्रोत क्या है। कृषि में कीटनाशक को समाप्त करना, है ना, शाकनाशक, फफूंदीनाशक। उद्योग क्या है, मतलब इसका प्लास्टिक, मतलब इस तरीके से है। उत्पादन, उपभोक्ता उत्पादन, पेंट, क्लीनिंग, इस तरीके से औषधि उत्पादन, कई दवाइयों और फार्मास्यूटिकल जो है कंपनियां इसको करती है। तो कीटनाशक, अब इसका प्रमुख रूप देख लेते हैं। कीटनाशक जो फसलों में कीटों और खरपतवार को बचाने के लिए खरपतवार से बचाने के लिए किया था फसलों को, जैसे डीडीटी, है ना। तो इस तरीके से फंगिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, इस तरीके से है। औद्योगिक रसायन क्या है, उद्योगों में निर्माण कार्य एवं उत्पादन में उपयोग लगते हैं, उदाहरण प्लास्टिक, सॉल्वेंट, रंग इत्यादि। उपभोग उत्पादन क्या है, दैनिक जीवन की वस्तुएं पाए जाते हैं, जैसे डिटर्जेंट, पेंट, इस तरीके से है। फार्मास्यूटिकल्स अनेक दवाइयाँ सिंथेटिक्स ऑर्गेनिक रसायनों से बनाई जाती है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है इसका, धीरे धीरे विघटित हो रहे हैं, ये मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका है। बाकी इसमें
इससे सवाल नहीं आया है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हमें है नहीं। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन ऐसे सवाल इससे आया नहीं है तो पढ़ना भी नहीं है ना। विद्वान बनना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हमें 40 के आसपास सवाल लेके आए और आराम से लेके आए। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा किताब पे किताब पढ़ रहे हैं और सवाल बन ही नहीं रहा। चलिए आते हैं कालिक सूट एवं जल गुणवत्ता मानक, है ना। तो कालिक के बारे में देख लेते हैं कि कालिक एक बारीक काला पाउडर या परतदार पदार्थ होता है जो मुख्यतः कार्बन के सूक्ष्म कणों से बना होता है। यह कार्बन युक्त पदार्थों में के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए आप कि कालिक तब पैदा होता है जब कार्बन युक्त पदार्थों के अधूरे दहन जब हो तो कालिक होता है। कालिक वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक है तथा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक मानी जाती है। ठीक है, कालिक के निर्माण की प्रक्रिया, जब लकड़ी कोयला पेट्रोल डीजल एवं अन्य जीवाश्म ईंधन पूरी तरह नहीं जलते हैं तब सूक्ष्म कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। यह सूक्ष्म कण वातावरण में फैलकर कालिक बनाते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं, वाहनों की का धुआं और जंगल की आग इसके प्रमुख कारण हैं। ठीक है, काले के प्रमुख स्रोत देख लेते हैं कि वाहन का उत्सर्जन, वाहन जो हम लोग डीजल यूज करते हैं उससे उत्पन्न होता है ना। औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट धातु और एवं उच्च औद्योगिक पदार्थ, जीवाश्म ईंधन, कोयला डीजल एवं पेट्रोल के दहन, है ना। घरेलू ईंधन, लकड़ी एवं कोयला का जलना, है ना। इसमें क्या है, जंगल की आग, प्रकृति एवं मानव जनित आग, है ना। तो इस तरीके से जो है उत्पन्न होता है, कालिक उत्पन्न होता है। कार्बन इसका मुख्य घटक है। इसमें PM1 नहीं पाया जाता है, 2.5 और 10 पाया जाता है। भारी धातुएं शीशा और पारा पाया जाता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाया जाता है, इसमें ये कहा जाता है इसको, है ना? तो इस तरीके से ये चीजें हैं। कालिक के स्वास्थ्य प्रभाव क्या होता है, श्वसन रोग एवं अस्थमा, फेफड़ा की कार्य क्षमता में कमी, हृदय रोग, आंख एवं गले में जलना, कैंसर का खतरा इत्यादि इसका जो है प्रभाव है। कालिक का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, वायु गुणवत्ता में गिरावट, स्मॉग निर्माण में योगदान, दृश्यता कम होना और जलवायु परिवर्तन को बढ़ाना, हिम नदों को पिघलने की गति बढ़ाना, इस तरीके की चीजें जो है इसके प्रभावित करता है। अब देखिए हाइड्रोजन वाहन में जो है, अभी सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चार्ट है, इसको अगर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो मतलब सवाल अगर इससे पूछेगा बहुत मतलब डीप से ही पूछेगा तो आप इसको बना दीजिएगा। हाइड्रोजन वाहन लगभग शून्य कालिक उत्सर्जन होता है, CNG वाहन कम होता है, पेट्रोल वाहन में मध्यम होता है और डीजल वाहन में सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वाहन में सबसे कम, CNG में कम, पेट्रोल में मध्यम और डीजल में सबसे ज्यादा। अब आता है किस पे, स्मॉग पे, धुआं। स्मॉग और फॉग, कोहरा के मिश्रण को धुआं और अ, कोहरा के मिश्रण को स्मॉग कहा जाता है। ठीक है, स्मोक और फॉग के मिश्रण को धुआं कहा जाता है, स्मॉग कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण का गंभीर रूप है। ये सवाल जो है आपसे पूछ देगा, स्मॉग किसका मिश्रण है, सवाल पूछा भी है तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये स्मॉग जो है धुआं और फॉग का मिश्रण है। ठीक है, धुआं मतलब क्या, जो हम लोग अ, बिहार वगैरह में या ग्रामीण क्षेत्र में जो जब वो लगाते हैं, घूरा लगाते हैं, जो देहाती भाषा में शब्द है घूरा, तो उसमें जो धुआं निकलता है वो, और कोहरा, जो कोहरा जो है वो जब सुबह में, ठंडी के समय में जब सुबह में पूरा कोहरा छा जाता है, वो जब दोनों मिश्रण होता है ना, तो उसको जब वो बनता है तो उसको बोलते हैं स्मॉग, है ना। या वायु प्रदूषण का गंभीर रूप है। ये सवाल पूछ देगा स्मॉग बराबर क्या है, स्मॉग का मिश्रण क्या क्या होता है, तो धुआं और कोहरा। ठीक है, स्मोक और फॉग, स्मॉग अलग है, स्मोक अलग है। ठीक है, स्मॉग बराबर स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, ये वायु प्रदूषण का गंभीर रूप है। इसमें जो है, अब देखिए ये सवाल जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए। परंपरागत पारंपरिक स्मॉग, पारंपरिक स्मॉग, लंदन स्मॉग, है ना। तो इसमें क्या है, SO2 प्लस धुआं प्लस कोहरा,
ठीक है। और ये क्या है, ठंडी एवं आर्द्र जलवायु परिस्थिति में होता है। इसका उदाहरण क्या है, लंदन में पाया जाता है। लंदन में, लंदन स्मॉग उस जगह क्या होगा, धुआं और कोहरा तो होगा ही, वहां पे क्या एक और चीज जुड़ जाएगा, SO2, है ना। पारंपरिक स्मॉग भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, परिस्थिति ठंडी और आर्द्र जलवायु में होता है। लंदन, लंदन जो कि ठंडा ही जगह है, अगर आप देखेंगे तो लंदन की जलवायु बड़ा ठंडी है और आर्द्र जलवायु है। तो वहाँ पे धुआं और कोहरा तो होगा ही, प्लस SO2 भी होगा उसमें, है ना। फोटोकेमिकल स्मोक दूसरा पे आते हैं। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल इसे पूछा गया है, तो आपको बड़े ध्यान से रखना है, इसको याद कर लेना है कि लंदन स्मॉग जो है पारंपरिक पारंपरिक स्मॉग, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया है, पारंपरिक, है ना, पारंपरिक स्मॉग। इसमें क्या है, धुआं प्लस कोहरा प्लस SO2, है ना, SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठंडी और आर्द्र जलवायु लंदन में है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग देखते हैं। इसमें क्या है कि NOx प्लस VOCs प्लस O3, और गर्म एवं धूप वाली जलवायु, है ना, लॉस एंजलिस, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, है ना। ये जो है फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पाई जाती है, गर्म और धूप वाली जलवायु में, लॉस एंजलिस और मैक्सिको सिटी में। चलिए आगे चलते हैं। इसको आपने देख लिया, इसको थोड़ा बड़े ध्यान से आपको रखना है, इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो एकदम आपका हो जाएगा। बाकी आप PYQ लगाइए, आपका एकदम बढ़िया जाएगा। ये सारा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 4 PDF मैंने ऑलरेडी हिंदी माध्यम से डाल दिया है सबका। पचमा जैसे ही समाप्त होता है मैं इसको डाल दूंगा। तो आपको कुछ पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और आपको मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट मिल रहा है। मतलब समझिए कि इसको बनाने में मुझे 4-5 किताब का रेफरेंस लेना पड़ रहा है, मेरा खुद का नोट्स, बाकी यूट्यूब पे जितने टीचर्स हैं मैं उसको भी देख रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ, है ना। बाकी अभी की जो अत्याधुनिक अ, प्रौद्योगिकी है AI, उसका भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। तो जो भी जहाँ से संभव हो सकता है, जितना छोटा, जितना कंटेंट क्लियर, जितना एग्जाम ओरिएंटेड, जितना शॉर्ट, उतना बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको सब मिल जाएगा, कुछ करने पे करने की जरूरत नहीं, बदले में आपको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। मतलब थोड़ा मुझे भी सपोर्ट आप कर दे तो मतलब और मोटिवेशन मिलेगा, तो और आपके लिए अच्छा से मैं कर पाऊंगा। अब देखिए कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो है, उस पे हम लोग देखते हैं कि जल गुणवत्ता मानक क्या क्या है। कि जल गुणवत्ता जो पैरामीटर वो मानक है जिसके आधार पर पानी की शुद्धता और एवं उपयोगिता का आकलन किया जाता है। यानी पानी शुद्ध और उपयोगी है, इसका जो है आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि पानी पीने, सिंचाई, उद्योग एवं जल के जीवन के लिए उपयुक्त है या नहीं। ठीक है। तो अब देखिए, प्रमुख जल गुणवत्ता पैरामीटर क्या है। पीएच, पीएच मान बोलते हैं ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान में रखिए। पीए पानी की अम्लीयता एवं क्षारीयता का माप किया जाता है पीएच स्केल से। क्या किया जाता है, पानी की अम्लीयता एवं क्षारीयता। हम लोग जब 8 क्लास में थे तो हम लोग पढ़ते भी थे कि पीएच मान जो है 7 से ऊपर जो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, है ना। 7 के आसपास रहेगा तो उदासीन होगा। बारिश का जो सबसे प्योर होता है उसका जो पीएच मान होता है 7 के आसपास होता है। आंवला जो होता है या ये नींबू जो होता है उसका पीएच मान 7 से नीचे होता है, 2.2 के आसपास। तो हम लोग इस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल का एक होता है, तो हम लोग उसको याद करते थे बचपन में, बचपन में मतलब 9th 10th में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ दिया कि 7 के आसपास रहेगा तो उदासीन, तटस्थ, न्यूट्रल, है ना। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। बस आपको इतना याद रखना है, जल में रसायनों की घुलनशीलता और विषाक्तता को प्रभावित करता है। ठीक है। अब घुलित ऑक्सीजन को देखते हैं, है ना। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। इकाई क्या है, mg/L। महत्व क्या है, जलीय जीवन की जीवन के लिए आवश्यकता है ना। अब ऑक्सीजन जो है, जो जल में जो जीव होते हैं वो भी तो ऑक्सीजन लेते ही है ना। मतलब उनका तरीका अलग होता है, कोई गलफेरे से लेता है, कोई अ, पानी के ऊपर आके लेता है, लेकिन लेता है। अब जो गलफरे से लेता है तो वो तो, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है तभी वो सरवाइव कर पाएगा। तो जलीय जीवों के लिए आवश्यकता आवश्यक है। कम डीओ जल प्रदूषण का संकेत होता है ना। मैलापन जो है, पानी में धुंधलेपन का माप होता है, और इकाई जो है NTU भी होता है,
महत्व क्या है, अधिक मैलापन प्रकाश प्रवेश कम कर देता है। अब जो है मैलापन जो है, अधिक मैलापन, पानी जब अधिक मैला होगा तो उसमें प्रकाश प्रवेश कम करेगा। ठीक है, स्वच्छ पानी में प्रकाश ज्यादा अंदर तक जाती है। प्रदूषण एवं निलंबन कलों का संकेत भी होता है। तो धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आगे निकलते जाते हैं। कुल घुले ठोस क्या है, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, पानी में घुले लवण खनिज एवं धातुओं का कुल मात्रा। महत्व क्या है, पानी के स्वाद एवं उपयोगिता को प्रभावित करता है। विद्युत चालकता जो है, पानी में विद्युत चालकता प्रवाह करने की क्षमता, ये सवाल नहीं पूछा गया है तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसको घेरा लगा दे रहा हूँ, उसको आप ज्यादा फोकस कीजिए, बाकी भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रखिए। हो सकता है सवाल पूछ दे लेकिन नहीं पूछा गया है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना नहीं है। बाकी में पीडीएफ आपको मिल नहीं जाएगा आपको, तो आप एक बार इसको रिवाइज 2-3 बार कर लेंगे तो फिर सब आपका अपना हो जाएगा। रिवाइज करने का तरीका क्या है कि एक बार आप बहुत डिटेल से पढ़ें, है ना। अगर आप उसका भी नोट्स बना पा रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है, बाकी अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रिंट निकाल लें तो बढ़िया है। प्रिंट निकाल लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। प्रिंट निकालने से क्या होता है कि आप मतलब जब हाथ में जो फील आता है ना, तो वहाँ पे वो एक इमेज बन जाता है। लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरा तो सजेशन है कि प्रिंट निकाल लें, कुछ अच्छे दुकानदार के पास जाएं और प्रिंट निकाल लें, सस्ता में निकल जाएगा। नहीं भी निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए। उसका 2-3 तरीका है रिवीजन का। एक तो ये कि पहली बार आप बड़ा डिटेल से पढ़िए, ठीक है। अब खुद भी आप उसमें देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है पीवाईक्यू लगाने के दौरान, आपको पता चल जाएगा मोटा मोटी। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे आप जो है दूसरी बार जब पढ़िए तो थोड़ा स्पीड में पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए। तीसरी बार और स्पीड में पढ़िए, है ना। तो हर एक 3 दिन पे सप्ताह में 2 बार रिवीजन चाहिए। 1 घंटे में आपको पूरा मतलब आपकी जो स्पीड हो उस हिसाब से, मैं आप पे प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आप 1 घंटे में 2 घंटे में पढ़ लें। जो भी आपकी स्पीड है उस हिसाब से पढ़े, लेकिन सप्ताह में 2 बार रिवीजन तो जरूरी है ना। और लास्ट में जब एग्जाम देने से पहले 1-2 दिन पहले एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अच्छा स्कोर अपना हो जाएगा। तो ये इकाई वगैरह नहीं पूछता है तो इसको ज्यादा ध्यान में रखना नहीं है। महत्व क्या है, घुले लवणों एवं आयनों की मात्रा का संकेत है ना। तो कठोरता हार्डनेस, है ना, इसको देख लेते हैं। पानी में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों की मात्रा अधिक हो तो हार्डनेस उत्पन्न हो जाता है। इसका महत्व क्या है कि पाइपों में स्केलिंग उत्पन्न करना, साबुन की प्रभावशीलता को कम करना। जब कठोर वाटर होता है तो फिर साबुन की झाग नहीं बनता है ना। तापमान देखते हैं, टेम्परेचर। ऑक्सीजन की घुलनशीलता एवं जलीय जीवों के चयाप चयापचय को प्रभावित करता है। जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में उपयोग की गई ऑक्सीजन। इसका महत्व क्या है, अधिक बीओडी, अधिक जैविक प्रदूषण, रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या है ना। तो ये सारा सवाल जो मैं आपको भेज दूंगा, बाकी इसमें कुल इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये सवाल आया नहीं है तो फिर इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या है, जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हुए आवश्यक ऑक्सीजन। जल प्रदूषण का महत्वपूर्ण संकेतक। कुल कॉलीफॉर्म एवं मल कॉलीफॉर्म, इसको देख लेते हैं। मल प्रदूषण सूचक बैक्टीरिया होता है। महत्व क्या है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की संभावनाएं, संभावित उपस्थिति का संकेत भी कह सकते हैं इसको। नाइट्रेट एवं नाइट्राइट, है ना। महत्व क्या है इसका, यूटोफी यूटोफी यूटोफिकेशन यूटोफिकेशन एवं शैवाल वृद्धि का कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न करता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है तो उसको आपको देख लेना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है क्या होता है। आपको पता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, आप देखे होंगे अपने गांव, मतलब अपने गांव देहात में कि जब छोटी छोटी जो तालाब होती है उसमें ऊपर में ना एक पीली परत जम जाती है ना। तो पीली परत तब जम जाती है जब वहाँ पे नाइट्रेट का अधिकता होता है और ऑक्सीजन लेवल कम जाता है पानी का, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। जिसमें मछलियां नहीं होती है ना, या तो वो मर जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, ऊपर एक परत जम जाता है पीला पीला कलर का, तो उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। फास्फेट क्या है इसको देख लेते हैं। पोषक प्रदूषण एवं शैवाल शैवाल प्रस्फुटन बढ़ाता है ना। तो ये सब सवाल पूछेगा नहीं, बस वो बोलू बेबी सिंड्रोम याद रखना है आपको। क्लोरीन क्या है, जल शोधन में उपयोगी, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का उपयोग क्या किया जाता है, जल शोधन में उपयोगी के रूप में।
अधिक मात्रा जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। अधिक मात्रा अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो जलीय जीवन के लिए खतरनाक होता है। अब देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये अपना ये है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सीसा का प्रभाव क्या होता है, कब होता है, कि तंत्रिका तंत्र के नुकसान के लिए, है ना। एक केस हुआ था आज से 10 साल पहले कि मैगी में शीशा अधिक पाया जाता है, लेड की मात्रा अधिक पाया जाता है ना। ये अफवाह था। तो जब अफवाह था तो उसमें ये हुआ कि भाई शीशा का मात्रा जैसे ही पड़ेगा तो बच्चे के तंत्रिका तंत्र को नुकसान करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र ही होता है ना। तो उसके बाद जो है उसको मतलब ऐसा बाइकआउट हुआ मैगी कि भाई उसको फिर रिवाइव करने में बहुत समय लगा। पारा का क्या मतलब, पारा का क्या प्रभाव होता है, मस्तिष्क की क्षति होती है पारा से। आर्सेनिक कैंसर करता है। बिहार में एक रिपोर्ट आई है कि बिहार में लगभग अधिकांश जिला ऐसा है जहाँ की पानी में आर्सेनिक पाया जाता है, जहाँ कैंसर जनित है। कैडमियम इसका क्या है, गुर्दा रोग से। तो आपको याद क्या रखना है, शीशा तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। आप कैसे याद रखेंगे, आप बस ये समझे कि शीशा का एक केस हुआ था, मैगी में शीशा अधिक था और बच्चों के लिए था, तो बच्चों के माता पिता ने तंत्रिका तंत्र को बचाने के लिए मैगी खाना छुड़वा दिया था। तो आप इसको इससे करेक्ट कर पाएंगे। पारा जो है, पारा मस्तिष्क, पारा हाई कहाँ होता है, मस्तिष्क में, है ना। हम लोग ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पारा हाई मत करो, तो पारा हाई मतलब क्या, पारा हाई कहाँ होता है, मस्तिष्क हाई होता है, मस्तिष्क क्षति होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक आप इसको ऐसे याद रखें कि बिहार के अधिकांश जिलों में के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है, जिससे कि कैंसर की संख्या बढ़ रही है। बस इतना याद रखना। कैडमियम ये सवाल नहीं पूछा गया है तो आप याद भी रख लें, नहीं छोड़ भी दें। गुर्दा रोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ दें या फिर चलिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। कीटनाशक एवं शाकनाशक जल प्रदूषण बढ़ाते हैं, जलीय जीवों एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब जो है वाटर डिजीज रिलेटेड टू वाटर, वाटर से जनित रोगों के बारे में हम इस पर कल चर्चा करेंगे, है ना। और ये भी महत्वपूर्ण है, सवाल इससे भी आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि सवाल आपको आए और आप इसको बना के लेके चले जाएं। अपन इसको समाप्त कर लेंगे इसी सप्ताह। फिर अपने पास एक टॉपिक जो बचता है वो बचता है फिर कंप्यूटर आईसीटी, उसको भी कर लेंगे। उसके बाद जो है पीवाईक्यू चलाएंगे और बाकी जो मैथ वगैरह है उसको एक दो क्लास पे अपन निपटा देंगे, है ना। मैथ, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग, है ना, इंडियन लॉजिक, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैथ में तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है जो दिया जाता है, परसेंटेज, एवरेज, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो तीन टॉपिक जो है दो तीन क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मैथ क्या पूछ देगा वो दो तीन के अलावा भी अगर पूछ देता है तो सबके लिए नया होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही चार पांच टॉपिक से सवाल आते हैं, तो उसको ऊपर देख लेंगे, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाकी आईसीटी है, बाकी मैं जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहिए। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है। ये सारा कुछ मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल मतलब मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस आपके लिए मैं मतलब जो भी कहिए, मेरे पास समय की तो कमी तो है ही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक कुछ भी समय निकाल के, अपना समय निकाल के आप तक एक वीडियो लेके आऊँ, जिससे कि आपको आसानी हो, जो मुश्किलें मैंने झेली है वो आप तक ना पहुंचे, है ना। और हो सकता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल से आपको थोड़ा मतलब लगे कि ये क्या क्या ही कैसा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी अब मैं पहली बार इनिशिएट कर रहा हूँ इस तरीके से, धीरे धीरे हो जाएगा अच्छा। आप कुछ सजेशन आप देंगे, कुछ मेरे अंदर से आएगा, फिर मिला के कुछ अच्छा बन जाएगा। हो सकता है अच्छा भी हो, ये भी हो सकता है। तो आप बताएंगे कि कैसा फीडबैक जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको। बाकी मिलते हैं अपन नए वीडियो, अगले वीडियो में। एक काम आपको करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जुड़ना ही है, अपडेट मिलता रहेगा कि क्लास कब है, कौन सा क्लास कब है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम आने वाली है, अभी देखें कि अभी हिमाचल प्रदेश में अच्छी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, बिहार में आने वाली है, झारखंड में आने वाली है, नोटिफिकेशन सबका तैयार हो रहा है। तो बस एक ही उद्देश्य हमारा होना चाहिए, नेट निकालना है, और किसी तरीके से नेट निकालना है, और उसमें जो भी सहयोग खुश में से हो पाएगा वो हम कर रहे हैं। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, अगर आएगा तो सबके लिए नया होगा, है ना। आप आपके लिए नया नहीं होगा, सबके लिए नया होगा। तो आप बस इसको फॉलो कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, जितना हो सके उतना पीवाईक्यू लगाइए, हम भी पीवाईक्यू लेके आएंगे। बाकी आप हमसे जुड़े हैं, अच्छी बात है, और जुड़वाइए, जुड़िए, लोगों को पहुंचाइए, है ना। यही आपका सार्थकता है मेरे साथ जुड़ने का। बाकी आपको हम अच्छा कंटेंट, अच्छा क्लास मुहैया कराएंगे, ये आपसे हम मतलब मेरी उद्देश्य भी यही है, और हमारा कार्यशैली भी यही है। पिछले कुछ समय से वीडियो इसलिए नहीं जा रहा था कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था यूपी में,
तो मैं थोड़ा उसमें व्यस्त था, समय नहीं निकल पा रहा था। अभी भी समय मेरे पास नहीं है, कोई एग्ज़ाम आने वाली है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वीडियो जो है लगातार पहुँचे, और जो भी समय मेरे पास हो उसको हम यूटिलाइज़ करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप एक गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा आपको। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।